नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 19 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। और अंत में आज के एक प्रमुख तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं ये हैं। इस बीमारी को आधार बनाकर प्रश्न हमने इसलिए पूछा है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक निर्णय आया है जहां पर इस दुर्लभ बीमारी के संदर्भ में इलाज की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है और कहा है कि इसके इलाज के लिए एम्स में 5 करोड़ रुपए का जो धन है वो सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए। तो अगर हम इस बीमारी की बात करें तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये एक तरह से वंशानुगत बीमारी रहती है, यानी हमारे जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें प्रमुख रूप से जब एक तरह से परिवर्तन की स्थितियां होती हैं, खास तौर से अगर हम देखें कि यहाँ पर उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की स्थितियां होती हैं, वो प्रमुख रूप से आधार माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव रहता है वो किसी भी व्यक्ति के चलने की जो स्थितियां होती हैं उस पर प्रमुख रूप से देखा जाता है। वैसे शरीर के अलग अलग भागों पर यह प्रभाव डालता है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम पैर के भाग को देखें तो चलने में एक तरह से समस्या रहती है। खास तौर से अगर हम मांसपेशियों की बात करें पैर में तो वहाँ पर समस्या बहुत अधिक दिखाई देती है और वो पूरे अपने पैर को एक तरह से जमीन पर न रख के केवल पंजे के बल पर चलने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से समस्या अगर हम देखें तो चलने की जो स्थितियाँ होती हैं उसमें देखा जाता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें स्थितियाँ सामान्य रहती हैं, लेकिन बच्चा जब चलने की प्रक्रिया शुरू कर रहा होता है तब यह बीमारी एक तरह से सामने आती है। अगर हम पैर में घुटने से नीचे के भाग को देखें तो यहाँ पर एक तरह से उभार ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर भी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें एक तरह से प्रभाव देखा जाता है। इसी के साथ साथ कमजोरी का अनुभव करना, साथ साथ अचानक गिर जाना, जीने पर चलने में समस्या होना, ये प्रमुख समस्याएं देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सांस लेने में समस्या और माना जाता है कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ समस्याएं बनती हैं। तो ये बीमारी एक तरह से वंशानुगत रूप में रहती है और ये काफ़ी दुर्लभ एक तरह से बीमारी मानी जाती है। यहाँ पर इस बीमारी की संभावना 3500 जो बच्चे जीवित रूप में जन्म लेते हैं उनमें एक की संभावनाएं रहती हैं। तो इस रूप में आप देखें काफ़ी दुर्लभ इस बीमारी को माना जाता है। तो इसके संदर्भ में अलग अलग जो हमारे यहाँ पर कथन है उनको हम देखते हैं। पहला कथन हम देखते हैं, यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें तीव्र मांसपेशी अपघटन और कमजोरी देखी जाती है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, ड्यूकेन डिस्ट्रॉफी जीन में बदलाव के कारण होता है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, यह मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है। आप ध्यान दें, यहाँ पर जब हमने आंकड़ा देखा था तो 3500 जो जीवित एक तरह से बच्चे थे उनमें हम लड़कों की बात कर रहे हैं, मेल बर्थ की, उसमें से एक के लिए संभावना थी कि वह इस बीमारी से एक तरह से ग्रसित होगा, जिसको हम डीएमडी कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि प्रमुख रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं है, यह पुरुषों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इस आधार पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। हमारे एक और दो कथन सत्य हैं, इसीलिए उत्तर है हमारा ए, केवल एक और दो। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। पानी के अंदर प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण जो सभी दिशाओं से महासागरीय ध्वनियों यानी ओशन साउंड्स का पता लगाता है और रिकॉर्ड करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर आप हाइड्रोफोन के संदर्भ में ध्यान रखें कि इसके माध्यम से पानी के अंदर जो भी एक तरह से अलग अलग दिशाओं से ध्वनि आती है उसका ये पता लगाकर और रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर उत्तर है हमारा सी, हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के संदर्भ में हमने जो प्रश्न पूछा है उसका प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम समुद्र के अंदरूनी भागों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है उसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि अलग अलग जो प्रजातियाँ हैं समुद्र की वो कहीं ना कहीं खतरे में हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें, अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पर जो भी प्रमुख रूप से ध्वनि की स्थिति है उसमें एक तरह से वृद्धि हुई है। समुद्र के अंदरूनी भाग में अगर ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसका कारण ये है कि जब भी समुद्री जहाज तेजी से गति करते हैं तो उनके जो रोटेटर्स हैं जो पानी के अंदर गति करते हैं वो ज़्यादा तेज एक तरह से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और बहुत सारे हमारे जो समुद्री जीव हैं वो ध्वनि के आधार पर एक तरह से आपस में अपने जो संकेत हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम प्रमुख रूप से हिंद महासागर में जो एक तरह से प्रजातियां खतरे में हैं, खास तौर से यहाँ पर अगर हम स्तनधारियों की बात करते हैं तो बॉटलनेस डॉल्फिन, मैंटिस, पायलट व्हेल, सील और स्पर्म व्हेल, तो ये प्रमुख रूप से खतरे में है। समुद्र के अंदरूनी भाग में जो अतिरिक्त ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसके कारण माना जा रहा है कि ध्वनि का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के जो संवाद हैं वो समुद्री स्तनधारी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे प्रमुख रूप से अगर हम यहाँ पर मेटिंग की बात करें या आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करना हो या अपने जो बच्चे हैं उनको भोजन कराने की बात हो या एकत्र होकर किसी भी स्थान पर मछली या अन्य प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी तलाश करना,
इसके संदर्भ में वो सूचनाएं सही से आदान प्रदान नहीं कर पाते या उनका पता नहीं लगा पाते। समुद्र के आंतरिक भाग में ध्वनि प्रदूषण प्रमुख रूप से पूर्वी तट पर भारत में ज्यादा है अगर हम पश्चिमी तट से इसकी तुलना करें। अंडर वाटर जिस तरह से ध्वनि की स्थितियों में वृद्धि हुई है, माना जा रहा है कि कई प्रजातियों के मृत होने की स्थितियां बनी हैं। जैसे अगर हम 2016 में देखें तो तमिलनाडु के तटीय भाग में 250 बेलियन जो व्हेल्स हैं वो मृत पाई गई। इसी तरह 2016 में पुरी के बीच पर ऑलिव रिडले जो कछुए हैं वो मृत पाए गए 150। साथ साथ बॉटल नोज डॉल्फिन की बात करें, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर अगर हम देखें तो 2021 में 62 ऑलिव रिडले कछुए मृत पाए गए। ये सारी जो स्थितियां हैं वो ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती स्थिति को कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें गोवा के तटीय भाग में, और साथ साथ अगर हम विशाखापट्टनम बंदरगाह के तटीय भाग में देखें तो वहां पर हाइड्रोफोन स्थापित किए गए हैं, जिससे ध्वनि का जो भी स्तर है उसका पता लगाकर जो भी एक तरह से कह सकते हैं सुधार है वो किया जा सके। प्रमुख रूप से यहाँ पर आप इमेज में हाइड्रोफोन को देख सकते हैं, जिसे समुद्र के आंतरिक भाग में स्थापित किया गया है, जिससे कि जो भी आसपास की ध्वनियां हैं उनको एक तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सके। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, रोडोडेंड्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। पहला, जहां तक जलवायु परिवर्तन का संबंध है, रोडोडेंड्रॉन संकेतक प्रजातियां हैं। इनको संकेतक प्रजातियां इसलिए कहा जाता है कि अगर हम रोडोडेंड्रॉन में फूल निकलने की घटना की बात करें तो अगर तापमान में कोई परिवर्तन होता है तो फूल निकलने की जो घटना है वो पहले हो सकती है। जैसा इस तरह के प्रमाण देखे जा रहे हैं कि तापमान जो बढ़ा है पृथ्वी का, उसका ये प्रभाव है कि जो फूल निकलते हैं रोडोडेंड्रॉन में वो समय से पहले निकल रहे हैं। तो इसीलिए इनको संकेतक या इंडिकेटर एक तरह से स्पीसीज कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियां हैं उनको रोडोडेंड्रॉन काफी एक तरह से संवेदनशील होकर बता सकते हैं। पहला कथन यहाँ पर सत्य है। दूसरा, यह उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। तो ध्यान रखें, ये स्टेट ट्री के रूप में उत्तराखंड में स्थापित है अगर हम रोडोडेंड्रॉन की बात करें। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, रोडोडेंड्रॉन सदाबहार होते हैं लेकिन कुछ पर्णपाती होते हैं। रोडोडेंड्रॉन सामान्य तौर पर सदाबहारी होते हैं यानी एक तरह से एवरग्रीन, लेकिन कुछ पर्णपाती प्रजातियां भी इसमें होती हैं। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सत्य है। तीनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। अगर हम रोडोडेंड्रॉन्स की बात करें तो भारत में दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर भारत में जितने भी रोडोडेंड्रॉन की प्रजातियां हैं उसका लगभग 1/3 एक तरह से पाया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 80 अलग अलग प्रजातियां, 25 उप प्रजातियां और 27 अलग अलग जो वेराइटीज हैं वो रोडोडेंड्रॉन की भारत में पाई जाती हैं। रोडोडेंड्रॉन को भारत में सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था कैप्टन हार्डविक के द्वारा जम्मू कश्मीर में 1776 में, लेकिन सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में रोडोडेंड्रॉन की जो प्रजातियां व्यापक रूप में पाई जाती हैं, इनका पता लगाने का जो श्रेय है वो ब्रिटिश बॉटनिस्ट जोसेफ हुकर को जाता है, जिन्होंने सिक्किम में 1848 से 1850 के बीच में प्रमुख रूप में इसके बारे में खोज की। रोडोडेंड्रॉन्स को प्रमुख रूप से सजावटी रूप में उपयोग तो किया जाता है, साथ साथ लकड़ी के शिल्प बनाने के लिए इसकी लकड़ी का उपयोग होता है। सुगंध और धार्मिक उपयोग की जो पैकेजिंग है उसमें उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ सर्दी खांसी, पुराना ब्रोंकाइटिस और दस्त के संदर्भ में स्थानीय दवाओं में रोडोडेंड्रॉन का उपयोग होता है। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरेटम की जो पंखुड़ियां होती हैं उनका उपयोग एक तरह से रस, जैम और जेली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, ऑब्राइट उल्कापिंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मोटे दाने वाले आग्नेय चट्टाने हैं जो अत्यंत संकुचित परिस्थितियों में या बहुत कम या बिना मुक्त ऑक्सीजन के बनती हैं। इन उल्कापिंडों का जो निर्माण है वो प्रमुख रूप से बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या लगभग मुक्त ऑक्सीजन न हो तब इनका निर्माण होता है। उल्कापिंड के संदर्भ में ध्यान रखें कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वहां पर किसी भी ग्रह से अगर किसी भी तरह का चट्टानी भाग टूटता है तो वो जब टूटता है तो उसको हम एक तरह से उल्का बोलते हैं या उसको मेटेओर कहा जाता है। लेकिन अगर किसी ग्रह पर या किसी उपग्रह पर वो गिरता है तो उसको हम उल्कापिंड या मेटेओराइट कहते हैं। दूसरा विकल्प, उनमें विभिन्न प्रकार के इतर खनिज एक्सोटिक मिनरल्स होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। जब हम ऑब्राइट उल्कापिंडों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से ये हमारे ग्रह पर बाहरी ग्रहों से आते हैं। तो उसमें जो भी एक तरह से खनिज होते हैं वो पूरी तरह से वो खनिज होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं यानी अन्य ग्रहों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सोटिक मिनरल्स होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं और इन उल्कापिंडों में उनको देखा गया है। तो दूसरा कथन भी सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी। यहाँ पर हम ऑब्राइट मेट्रॉइड के संदर्भ में चर्चा प्रमुख रूप से इसलिए कर रहे हैं कि भारत में अगर हम देखें तो इस तरह के मेट्रॉइड का जो दूसरा भाग है वो प्रमुख रूप से 17 अगस्त 2022 को गिरा था। इस प्रकार के उल्कापिंड के जो अवशेष हैं वो एकत्र किए गए गुजरात के बनासकांठा में स्थित 2 गांवों से। हम ध्यान रखें, इस तरह के उल्कापिंड भारत में एकत्र करने की यह दूसरी घटना है। अगर हम इस तरह की पहली घटना की बात करें तो यह 1852 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये दूसरी घटना यानी 170 साल के बाद इस तरह के उल्कापिंड भारत में पाए गए हैं।
दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2007 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उत्तर अटलांटिक सहयोग परिषद यानी एनएसीसी उस नए संगठन का नाम है जिसने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का स्थान लिया है। आप ध्यान रखें, नाटो अभी भी काम कर रहा है। प्रमुख रूप से आप देखें, नाटो का जो विरोधी संगठन है वो वार्सा पैक्ट माना जाता है, जो एक तरह से शीत युद्ध में सक्रिय था। लेकिन 1990 में शीत युद्ध जब खत्म हो गया एक तरह से, यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो प्रमुख रूप से 1991 में एक यहाँ पर परिषद बनाई गई थी, उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद। इस परिषद का प्रमुख रूप से उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ के जो सहयोगी देश थे, जो वार्सा पैक्ट में शामिल थे, उनके साथ नाटो अपनी स्थितियों को सामान्य करे। उसके लिए 1991 में इसे गठित किया गया। लेकिन 1997 में अगर हम देखें तो इसका नाम एक तरह से बदल दिया गया और इसको प्रमुख रूप से यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल के नाम से प्रमुख रूप से जाना जाने लगा। ये नाटो के स्थान पर गठित हुआ था, ऐसा नहीं है। इस आधार पर पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1949 में नाटो के गठन के समय इसके सदस्य बने। तो ध्यान रखें, दोनों ही नाटो के फाउंडर मेंबर्स में माने जाते हैं। तो दूसरा कथन सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 2 सत्य है। आज के तथ्य में प्रमुख रूप से हमारी चर्चा का आधार है अफ्रीकी संघ। और अफ्रीकी संघ चर्चा में क्यों आ गया है? अफ्रीकी संघ चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि इसकी जो असेंबली की बैठक है वो अदिस अबाबा में हो रही है। इस असेंबली में इजराइल की जो विदेश मंत्रालय है उसके जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं वो एक तरह से भाग ले रहे थे। यहाँ पर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें प्रमुख रूप से ये देखा जा रहा है कि इजराइल के ये जो अधिकारी हैं उनको प्रमुख रूप से सुरक्षाकर्मी इस बैठक से बाहर ले जा रहे हैं। इजराइल ने इस घटना का विरोध किया है, लेकिन अफ्रीकी संघ का ये कहना है कि प्रमुख रूप से इजराइल यहाँ पर ऑब्जर्वर का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है, तो वो बैठक में भाग नहीं ले सकता है। प्रमुख रूप से इजराइल का आरोप यह है कि यहाँ पर अल्जीरिया और साउथ अफ्रीका उन्होंने मिलकर इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर यह संगठन हो जाता है अफ्रीकी संघ। तो यहाँ पर जो इसकी 36वीं बैठक है वो 18 से 19 फरवरी के बीच में अदिस अबाबा में आयोजित की जा रही है और ये ऑर्डिनरी सेशन ऑफ द असेंबली ऑफ द यूनियन कहलाता है अगर हम अफ्रीकन यूनियन की बात करें। तो अफ्रीकन यूनियन का जो गठन है वो प्रारंभिक स्थितियों में नहीं हुआ था, क्योंकि जब सबसे पहले ये 2002 में गठित किया गया था तो इसने एक संगठन का स्थान लिया था जो पहले से अस्तित्व में था। लेकिन अगर हम अफ्रीकी संघ से पहले देखें, जिसे हम महाद्वीपीय एक तरह से अब संस्था मान लेते हैं कि अफ्रीकी देशों का एक तरह से संगठन है जिसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। अफ्रीकी संघ से अगर हम पहले देखें तो एक संगठन अस्तित्व में था जिसका नाम था अफ्रीकी एकता संगठन और ये 1963 से 1999 के बीच में अस्तित्व में था। तो मई 1963 में स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों के जो 32 प्रमुख हैं वो अदिस अबाबा में बैठे इथियोपिया में और इस बैठक में उन्होंने यह संकल्प लिया कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक तरह से आपस में एकीकरण की स्थिति को बढ़ाया जाए और इसके लिए द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी यानी OAU का गठन किया गया और उसके चार्टर पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए और ये संगठन 1963 से अस्तित्व में रहा 1999 तक। 1999 में अफ्रीकी एकता संगठन में अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के जो प्रमुख भाग ले रहे थे उन्होंने एक तरह से सिरते घोषणा करी और सिरते घोषणा के आधार पर अफ्रीकी संघ का अस्तित्व एक तरह से स्थिति में आ जाता है। तो कोशिश ये थी कि अफ्रीका महाद्वीप में सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनको वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एक तरह से जोड़ा जाए। तो जिस तरह से वैश्वीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ रही थी, उसमें जटिलताएं बढ़ रही थी, अफ्रीका उसमें अपने आप को आगे बढ़ा पाए, इसके लिए अफ्रीकी संघ एक तरह से अस्तित्व में लाया गया। अफ्रीकी संघ की अगर हम संरचना की बात करें तो असेंबली, जिसकी बैठक वर्तमान में अदिस अबाबा में हो रही है, इसे यूरोपीय संघ में सर्वोच्च नीति और निर्णय लेने की संस्था माना जाता है। अलग अलग देशों और सरकार के जो प्रमुख होते हैं वो प्रमुख रूप से असेंबली के माध्यम से प्रमुख निर्णय लेते हैं। असेंबली की जो बैठक होती है वो अफ्रीकी संघ की जो नीतियां हैं उनको निर्धारित करती है, इसकी प्राथमिकताओं को स्थापित करती है और इसका वार्षिक रूप में कार्यक्रम अपनाती है। इसकी नीतियां और निर्णयों के जो क्रियान्वयन होते हैं उनकी निगरानी भी प्रमुख रूप से असेंबली के द्वारा ही किया जाता है। असेंबली आवश्यकता अनुसार कोई भी समिति, कार्यकारी समूह या आयोग बना सकती है और उपयुक्त होने पर ये किसी भी तरह के जो अफ्रीकी संघ के अंग हैं उनकी शक्तियां एक तरह से अपने पास लेकर कार्य कर भी सकती है। इसी के साथ साथ ध्यान रखें, शांति और सुरक्षा मामले पर असेंबली ने अपनी जो शक्तियां हैं वो शांति और सुरक्षा परिषद यानी PSC को एक तरह से दे रखी हैं, जो 2004 से प्रमुख रूप से अस्तित्व में है। इस परिषद के द्वारा जो भी सदस्य देश हैं उनके सामान्य हितों के संदर्भ में जो नीतियां हैं उनका समन्वय किया जाता है और यह इसमें निर्णय लेती है
और यह जो कार्यकारी परिषद है यह असेंबली के प्रति एक तरह से अकाउंटेबल जवाबदेह होती है। इसे जो भी एक तरह से विषय दिए जाते हैं उस पर यह विचार करती है और असेंबली के द्वारा तैयार की गई जो नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन की जो निगरानी है वो प्रमुख रूप से इसके द्वारा की जाती है। इस परिषद में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं या अन्य मंत्री या जो भी प्राधिकरण होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो प्रमुख रूप से इसमें शामिल होते हैं, जिन्हें सदस्य देशों के द्वारा एक तरह से नामित किया जाता है। अफ्रीकी संघ में एक और महत्वपूर्ण अगर हम यहाँ पर संस्था की बात करें, स्थायी प्रतिनिधि समिति। इस समिति में अगर हम देखें तो अलग अलग देशों के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं या अन्य जो प्रतिनिधि होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इसके द्वारा असेंबली और जो कार्यकारी परिषद है उनकी तरफ से आप देखें अफ्रीकी संघ के जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उनका प्रमुख रूप से संचालन किया जाता है। इस समिति की अगर हम बात करें तो ये कार्यकारी परिषद को रिपोर्ट करती है और परिषद के जो कार्य होते हैं उनको प्रमुख रूप से तैयार करती है और परिषद के प्रमुख रूप से जो निर्देश होते हैं उन पर यह समिति काम करती है। अफ्रीकी संघ के जितने भी देश हैं वो सभी प्रमुख रूप से स्थायी प्रतिनिधि समिति यानी पीआरसी में प्रमुख रूप से सदस्य होते हैं। अगर हम अफ्रीकी संघ की बैठकों की बात करें तो अफ्रीकी संघ का जो संविधान है वो प्रमुख रूप से ये कहता है कि असेंबली को वर्ष में कम से कम एक बार सामान्य सत्र में जरूर मिलना चाहिए और 2004 का जो शिखर सम्मेलन है उसके बाद आप देखें तो असेंबली वर्ष में 2 बार एक तरह से बैठक करती है, सामान्य तौर पर जनवरी में और दूसरी जून जुलाई में। यहाँ पर आप ध्यान रखें किसी भी सदस्य देश का जो अनुरोध होगा और अगर उस अनुरोध को 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाता है तो असेंबली की असाधारण जो बैठक है वो आयोजित की जा सकती है। तो आज के सत्र को हम लोग समाप्त करें इससे पहले कल का हमारा जो दैनिक क्विज था उसमें एक जो करेक्शन है वो आप लोग कर लें। यहाँ पर हमने युद्धाभ्यास और जो प्रतिभागी राष्ट्र हैं उनका मिलान करने के लिए आपको दिया था। यहाँ पर दूसरे विकल्प में हमने गरुण यहाँ पर नाम दिया था, लेकिन जो युद्धाभ्यास है भारत और इंडोनेशिया का उसको गरुण शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो आप केवल एक यहाँ पर जो करेक्शन है वो कर लेंगे। आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।